आज हम संविधान के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और आज की चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है समाज चिंतक, भाषाविद, प्रखर वक्ता आदरणीय संदीप ठाकरे जी, नेपाल लिमिटेड जनसंपर्क अधिकारी। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है एवं कुछ ही दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसे संविधान निर्माता कहते हैं उनका महापरिनिर्वाण है। तो मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में योगदान। तो कुछ सवाल है मेरे और दर्शकों के भी कि सर्वप्रथम तो जैसे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो क्यों पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे है, इस विषय पे प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके द्वारा भारत के संविधान पर एक चर्चा परिचर्चा कर मुझे आमंत्रित किया है। बड़ा सुंदर सा ये टॉपिक है, शीर्षक है भारत का संविधान। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके अभिनव प्रयास की प्रशंसा करता हूँ, आपके प्रति सादर साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने इतने संवेदनशील शीर्षक पर मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। और भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्या भूमिका है। मैं तो सोचता हूँ कि जो भी भारत का नागरिक है और जिसकी भी भारत की समता, न्याय और बंधुता में आस्था है, जो मनुष्य मनुष्य को समता की नजर से देखता है और समता मूलक समाज की संरचना और संकल्पना का पुरोधा है, समर्थक है, वो भली भांति जानता है कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के बगैर ना प्रारंभ हो सकता है, ना बन सकता है, ना लागू हो सकता है, ना चल सकता है। निश्चित रूप से संविधान जब बना तो संविधान बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया था। लगभग 8 कमेटियां थी शायद जी। उसमें एक प्रमुख कमेटी जो थी, जिस पर संविधान के मूल ढांचे की जिम्मेदारी थी, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम संविधान की मूल आत्मा भी कह सकते हैं, मूल कोर थीम भी कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उस दौर में भी कहा जाता था कि देयर वर 5 इंटेलिजेंसिया इन द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज वन अमंग देम। बाबा साहब न केवल भारत में बल्कि विश्व के 5 महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल थे। उस जमाने में जितनी डिग्रियां बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, बाबा साहब केवल एक विषय में पीएचडी नहीं थे। उस जमाने में जितनी विधाएं हो सकती है, उन सारी विधाओं में बाबा साहब अम्बेडकर एक मूर्धन्य हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो चुके थे। और 4 उनके पास पीएचडी थी और ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसमें वो डॉक्टरेट नहीं थे। तो ये सारी प्रतिभाएं, और जो बाबा साहब ने प्रतिभाएं जो अर्जित की थी, उसके पीछे उनका समर्पण था, उसके पीछे उनका परिश्रम था। और परिश्रम और समर्पण के बलबूते पर कोई प्रतिभा अर्जित करता है, उसका परिणाम बड़ा अद्वितीय होता है। और अद्वितीय परिणाम हमको देखने को मिला भारत के संविधान में। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 200 वर्ष के इतिहास को पीछे देखना चाहा और एक रिसर्च किया, एनालिसिस किया, असेसमेंट किया कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर तो आज तक ऐसा कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो उन्होंने एक मेरिट लिस्ट जारी की और आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा कि बिना किसी भेदभाव के 7 समंदर पार से आए हुए उस दौर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का 200 वर्षों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ और सर्व विधाओं में संपन्न, गुण संपन्न एक प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा भारत के संविधान की रचना हुई।
न केवल वो ड्राफ्टिंग कमेटी देख रहे थे, बल्कि जो विभिन्न दूसरी समितियां थी, 15 समितियों के करीब ऐसी समितियां थी जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा सीधा संपर्क था और उनसे सलाह मशवरा होता था। उनके सलाह मशवरे के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस होती थी, डिबेट होती थी, एक एक अनुच्छेद पर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे तर्क के आधार पर अपनी बात रखते थे और सारी की सारी संविधान सभा को वो उसके लिए अग्री करते थे, लॉजिकली उसको प्रूव करते थे और दूरगामी उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दूरदृष्टा एक महानतम व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो उन्होंने केवल 2, 4, 5, 10 साल के हिसाब से नहीं, बल्कि कई वर्षों तक देश के विकास में ये संविधान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस प्रकार से उसकी रचना की थी। और निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान के रचयिता है और संविधान के पितामह है और संविधान के निर्माता है और प्रमुख शिल्पकार है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान बनाए नहीं जी, क्योंकि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में लगभग अनुमानित 300 सदस्य शामिल थे और उन सभी को संविधान निर्माण के समान अधिकार प्राप्त थे। जी। तो फिर क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता या रचिता कहा बड़ा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत बार लोगों की हाँ, मानसिकताएं हैं जो उनसे नफरत करते हैं वो अधिकतर, या फिर मैं किसी की माइंडसेट को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन माइंडसेट को नहीं बदला जा सकता, लेकिन ईमानदारी से इसका आकलन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और टी कृष्णमाचारी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनका कथन है कि शायद सदन को यह पता है कि 7 सदस्यों में एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो उनका पद नहीं भरा गया, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, जरूर उनके रिप्लेसमेंट में एक व्यक्ति आया। 2 सदस्य सरकारी कामों काज के कारण दिल्ली से बाहर रहे, वो उतना समय नहीं दे पा रहे थे, और एक सदस्य ऐसे थे जो अपने पर्सनल कामों के कारण यूएस में थे। पूरा जिम्मा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आ गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हेल्थ भी उस समय, उनकी सेहत जो थी दिन प्रतिदिन गिर रही थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को उस दौर में ब्लड शुगर था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सेहत की जरा भी परवाह किए बगैर संविधान को बनाने में अपना पूरी की पूरी शक्ति झोंक दी। और मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे अध्यक्ष थे, कई बार ऐसा होता है ना, कॉमन सी बात होती है कि अध्यक्ष है तो केवल साइन मास्टर होगा, केवल साइन ही तो करना है। बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे अध्यक्ष थे जो ग्राउंड लेवल से लेकर तो अपेक्स लेवल तक काम करते थे, केवल साइन मास्टर नहीं थे, वो खुद उस चीज को असेसमेंट करते थे, उस पर काम करते थे, उस पर लॉजिक लगाते थे और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है वो बाबा साहब करते थे। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई हो जी, ऐसे व्यक्ति को संविधान का निर्माता नहीं कहेंगे। हाँ, एक बात और आती है कि अगर अच्छा है संविधान, अगर अच्छा है तो फिर कहते हैं कि भाई अकेले अम्बेडकर ने थोड़ी ना बनाया, वहां पर तो बहुत सारे लोग थे। और अगर खराब है किसी कारण से, अगर उनको कहीं पिंच होता है तो कहते हैं अम्बेडकर ने तो केवल कॉपी पेस्ट किया है। तो मेरा ऐसे आरोप बाबा साहब, तो मेरा ऐसे मित्रों से केवल इतना ही कहना है कि जब 300 सदस्य थे और बड़े बड़े महान अपने अपने क्षेत्र के जाने पहचाने व्यक्तित्व थे, बड़े बड़े शीर्ष नेता थे, तो कि ये सभी मिलकर क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे थे? तो अपनी मानसिकता को थोड़ा सा विस्तार देने की आवश्यकता है। संकुचित मन मस्तिष्क लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा अब जमाना जिस हिसाब से चल रहा है, अपनी समझ को, अपने विचारों को और अपने व्यक्तित्व को निखारने का और प्रामाणिक रूप से ईमानदारी से उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जी, तो दुर्भाग्य रहा है कि उनको एक राष्ट्रीयता के रूप में स्वीकारा ही नहीं गया है। उन्हें हमेशा, अब रही बात की दलित नेता के रूप में ही केवल उनका रेखांकन हुआ है, चित्रांकन हुआ है, शब्दांकन हुआ है। मुझे बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। जी, ये मैटरनिटी लीव जो है
महिला और पुरुष का जो पारिश्रमिक है वो इक्वल होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, उनको कभी जेंडर इक्वालिटी का नेता नहीं कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको कभी श्रमिकों का या किसानों का नेता नहीं कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जनसंख्या से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उस दौर में जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा करते हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्रालय के अलावा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट था, भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उस दौर में नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके आधार पर आरबीआई का गठन होता है। आरबीआई का गठन होता है। तो अब मुझे बताइए, क्या आरबीआई केवल दलितों की बैंक है? बिल्कुल नहीं। क्या जेंडर इक्वालिटी की बात है तो केवल दलित महिलाओं की बात हुई है? क्या श्रमिकों की बात हुई है, किसानों की बात हुई तो केवल दलित श्रमिकों की और दलित किसानों की बात हुई है? क्या एक न्यूनतम पारिश्रमिक होना चाहिए, काम के घंटे निर्धारित होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सब्सिडाइज कैंटीन मिलना चाहिए, तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दलितों की बात हुई है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में न केवल इंसान की बल्कि पशु प्राणियों की भी चिंता की है, वनस्पतियों की चिंता की है, पेड़ पौधों की चिंता की है। तो अब मुझे बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा पेड़ है, दुनिया का ऐसा कौन सा पशु है जो दलित है? तो ये तो मानसिकता का प्रश्न है, मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। लेकिन हाँ, प्रसन्नता का विषय है कि धीरे धीरे मानसिकता परिवर्तित हो रही है। धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। इसी श्रेणी में जैसे अभी 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर ये संविधान दिवस 26 नवंबर को लागू करवा, ये शायद उसी के उसमें है परिपाटी में। जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान का प्रमुख अंग प्रस्तावना। जी। तो प्रस्तावना, जैसे मेरे सुनने में आया है कि प्रस्तावना में कुछ सदस्य बता रहे थे कि स्टार्ट भगवान के नाम से होना चाहिए, ईश्वर के नाम से होना चाहिए। तो ये हम भारत के लोग जो प्रस्तावना की स्टार्ट है, तो ये कहाँ से और किसके कहने पर लाया गया? बहुत सुंदर, इसके पीछे भी प्रसंग है। जितने सदस्य थे, बहुत सारे सदस्यों का ये कहना था कि विभिन्न देशों में जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है, वो वहाँ पर अपने अपने भगवानों के नाम से संविधान को प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग ईश्वर के नाम से प्रारंभ करते हैं, कुछ उसको गॉड के नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भारत में प्रयास किया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि अध्यक्ष थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों से राय जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोग थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, फिर वोटिंग सिस्टम जैसा कुछ हुआ, तो आधे से अधिक लोग ये भगवान, ईश्वर या परमेश्वर की बात से इनकार कर गए। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा मतलब चूंकि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लीगल साइंसेस पढ़े हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जो संवैधानिक स्टडीज है उसमें एक बहुत बेहतरीन रिसर्चर थे। वो समझते थे कि संविधान हमें ऐसा बनाना है, यदि ईश्वर, भगवान या परमेश्वर की बात होगी तो हो सकता है एक बहुत बड़ा वर्ग जो भगवान को नहीं मानता है, या ऐसा बहुत बड़ा वर्ग जो भगवान को किसी और रूप में मानता है, किसी और नाम से मानता है। तो यहाँ इक्वालिटी एस्टेब्लिश होना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो जैसे ही प्रस्तावना में हम भारत के लोग आता है, हम भारत के लोग जैसे ही आता है, उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें आप भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। हम भारत के लोग, गणतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित हुआ है, भारत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर तंत्र छोटा पड़ जाता है, लोक बड़ा बन जाता है, लोक से बढ़कर कोई नहीं होता है। इसलिए हम और आप मिलकर इस संविधान की प्रस्तावना में अपने आप को देखते हैं, और एक विशेष रूप से जब हम अपने आप को देखते हैं तो संविधान के प्रति निश्चित रूप से आस्था और विश्वास बढ़ता है। तो ये जो भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि संविधान से एक एक व्यक्ति जुड़ाव महसूस करे। इस कारण से सारी संविधान समिति को, सारी संविधान सभा को बाबा साहब ने एग्री करवाया कि
यहाँ पर कोई शब्द होना चाहिए तो देश के नागरिकों को समर्पित शब्द होना चाहिए। क्योंकि इस कारण से ये हम भारत के लोग नागरिकों के लिए ही जी। बनाया गया कि वही सभी को जी। इक्वल राइट्स मिले। बिल्कुल। और इसके साथ में कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के जो अंतिम भाषण हो रहा था तो उसमें ऐसा क्यों कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले अच्छे हैं। जरा इस विषय पे। बाबा साहब अम्बेडकर दूरदृष्टा थे। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि बड़ी मेहनत से हासिल हुई आज़ादी है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ है और बहुत मेहनत से पूरी जी जान लगाकर ये संविधान निर्माण हुआ है, लागू हुआ है। लेकिन अगर कहीं बदकिस्मती से कभी ऐसा होगा कि अच्छे चरित्र या अच्छे संकल्प वाले व्यक्ति अगर इसको चलाएंगे नहीं तो ये केवल एक कागज का दस्तावेज भरकर रह जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की बात बहुत अच्छे से याद आती है मुझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कहते थे कि मेरे जीवन भर की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आना है। और मुझे ऐसा लगता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चयन कोई मानवीय चयन नहीं था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा भोगी हो, सबसे ज्यादा शोषण सहा हो, सबसे ज्यादा जिसने नफरत सही हो, घृणा सही हो, ऐसे व्यक्ति को परम पावन प्रकृति ने यह अवसर प्रदान किया है कि अभी अंबेडकर आपके पास अवसर है, किताब आपके पास है, कलम आपके पास है। जिस सिस्टम से आपका शोषण हुआ है उस सिस्टम को बदल कर रख दो। तो बाबा साहब अंबेडकर अगर चाहते तो सदियों पुरानी वो जो घृणा थी उसका बदला ले सकते थे। तिरस्कार का बदला तिरस्कार से हो सकता था, घृणा का बदला घृणा से हो सकता था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर बहुत विशाल हृदयशीलता वाले महानतम व्यक्तित्व थे। एक पल भर में सदियों पुरानी जो घृणा थी उसको इक्वालिटी में बदलने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। और संविधान के माध्यम से हमेशा समता, समानता, बंधुता और न्याय की बात हुई है। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ये संविधान है, ये संविधान सदियों सदियों तक देश के निर्माण में, देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए और देश के अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को इक्वल राइट्स प्रदान करे। लेकिन उन्होंने आगाह भी किया था यदि गलत निर्णय वाले लोग होंगे, गलत संकल्प वाले लोग होंगे और संकल्प की जगह अगर निजी उद्देश्य और निजी स्वार्थी वाले लोग होंगे, स्वार्थ सिद्धि वाले लोग होंगे, तो ये अच्छा भी महत्वपूर्ण और बड़ा सुंदर जो संविधान है वो अंततः गलत साबित हो सकता है। ये चेतावनी थी बाबा साहब अम्बेडकर की। जी। और जैसे कि इतना विशाल संविधान हमारे देश का है और इतनी दूरदृष्टि और इतने अथक प्रयासों से डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया, फिर भी कुछ लोग अधिक देश में देखे जाए तो ज़्यादातर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की मूर्तियाँ टूटी जाती है। तो ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते? दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी, सबसे ज्यादा मूर्तियां स्थापित हुई और सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी टूटी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां टूटी है। उनका सबसे बड़ा जो अपराध था बाबा साहब अम्बेडकर का कि वो तथाकथित शूद्र परिवार में पैदा होकर भी उस दौर के, और मैं तो कहता हूं अभी तक अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी बोले तो चारों वर्णों में ऐसा कोई विद्वान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो विद्वत्ता हासिल की और अपनी विद्वत्ता के दम पर उस सड़ी गली रूढ़ियों को तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास किया है, समाप्त करने का प्रयास किया, आजीवन संघर्ष किया है। जिस व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं थी वो व्यक्ति आज वाइस चांसलर बना है, स्पीकर बना है, कलेक्टर बना है, इंजीनियर बना है। तो ये इतनी आसानी से पचने वाली बातें नहीं है। सोचिए कितनी ताकत से लड़ा होगा वो व्यक्ति कि जिसके खौफ से आज भी उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। तो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ सकते हैं, बाबा साहब के चित्र को आप फाड़ सकते हो, बाबा साहब के चरित्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब की मूर्ति, मेटल की, पत्थर की मूर्तियों को आप तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे अंतर्मन में जो बाबा साहब है, उनके विचार है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में जहां जहां विषमता की बात होती है, जहां जहां शोषण और उत्पीड़न की बात होती है, तो विश्व में किसी नेता का अगर नाम लिया जाता है, किसी विद्वान का नाम लिया जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है और उनकी समतावादी आंदोलनों का नाम लिया जाता है, उनके सत्याग्रह का नाम लिया जाता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल, मैं तो कहता हूँ,
दलितों के नेता तो बहुत छोटी टर्म है, जी केवल भारत के नेता नहीं है, भारत के नेतृत्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के एक आदर्श नेता के रूप में पूरे विश्व ने बाबा साहब अम्बेडकर को Accept स्वीकार किया है। और मूर्तियों को तोड़ने का मामला जो है वो पुनः मैं कहता हूँ कि मानसिकता का मामला है, जी जिसे परिवर्तित करना इतना आसान नहीं है। सुखद बात है कि बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन की और अपेक्षा है, गुंजाइश है। जैसे आपने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान लिखा है और इतने जुल्म सहने के बाद या इतनी कठिन सहने के बाद भी उन्होंने सभी को इक्वल राइट दी थी। वो चाहते तो बदला ले सकते थे। ये फेसबुक वॉल पे मैंने देखा है, वीडियो था, शिवाजी जयंती का वीडियो है। उसमें आपने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके मस्तिष्क में छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन एवं स्वराज्य की परिकल्पना थी। तो क्या ये सही है और कैसा? बिल्कुल। देखिए, भारत के संविधान की अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसी ये बातें आती है आपको तथागत भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन होंगे, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शाक्य गणराज्य के दर्शन होंगे, आपको कबीरदास जी के दर्शन होंगे, आपको संत रविदास जी के दर्शन होंगे। सुशासन और सुव्यवस्थित शासन करना, जनता की सेवा करना, बिना किसी की संपत्ति पर, बिना किसी के क्षेत्र पर, बिना किसी के सिंहासन पर बलात् अधिकार किए बगैर भी शासन हो सकता है, प्रतिनिधित्व हो सकता है, जनता की सेवा हो सकती है। इसका एक सुंदर उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया है। आपको संविधान में उनका दर्शन होगा। शिक्षा, और शिक्षा से क्या हासिल होता है, शिक्षा से कैसे व्यक्तित्व निर्माण होता है, और शिक्षा से खोए हुए अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जाता है, अगर इसकी बात होगी तो निश्चित रूप से संविधान में आपको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का दर्शन होगा। आपको विशेष जो दुर्बल लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कैसे अवसर दिया जाए, छत्रपति शाहू महाराज का दर्शन होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से, संतों से, मनीषियों से, विद्वानों से वो सारी चीजें ली है। बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह कहते हैं, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री और फॉरगेट योर ओन हिस्ट्री। वो कौम अपना इतिहास नहीं लिख सकती जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है। तो इतिहास के जितने हमारे नायक थे, इतिहास के हमारे जितने प्रखर विद्वान थे, हम राजा महाराजाओं की संतानें हैं। ऐसे राजा महाराजाओं से, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे एक माला में पिरोने का काम किया है। वो भारत का संविधान है। तो यकीनन बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं कि मुझे संविधान बनाते समय तनिक भी चिंता नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरे सामने तथागत भगवान गौतम बुद्ध का गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला शाक्य गणराज्य था और सुशासन वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सुंदर सुव्यवस्थित सुशासन था। अब जो आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें योगदान हमने आपसे जाना कि क्या है। तो अब जो हमारे आने वाले लोग हैं उनको अब किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि वो संविधान पर अमल करें और संविधान में जो अपने को हितों के लिए रक्षा करने के लिए वो कैसा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लोगों को, सबसे ज्यादा हमारे लोगों ही नहीं, केवल देश के एक नागरिक को सीधा सीधा शिक्षा से जुड़ना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। उसको तर्क वितर्क करने की क्षमता आएगी, उसमें साहस आएगा, उसमें तर्क करने का, एक निडर होने का, अपनी बात रखने का उसमें स्किल्स डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो हमारे लोगों ने शिक्षा से जुड़ना चाहिए। और जो दूसरी चीजें हैं जिसके कारण समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नशा भी बहुत बड़ी संविधान में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शीलों को बाबा साहब अम्बेडकर ने
कानून बनाकर प्रावधान किया है, जी उस पर एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शिक्षा से जुड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का कोट भी कितना सुंदर है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। क्योंकि शिक्षा हासिल करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अपनी बात रखेंगे, बात रखने के एक तरीके से, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में अपनी बात रखेंगे तो अपनी बात कोई भी सुन सकता है। जी हमारा संगठन होगा, हमारे पास शक्ति होगी, तो हम संघर्ष करेंगे और परिणाम आ सकता है। और दूसरी बात कि हर व्यक्ति को भारत के संविधान की स्टडी करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे ओकेशंस होते हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, किसी की पुण्यतिथि है, तो ऐसे अवसरों पर हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने भारत के संविधान की छोटी छोटी जो प्रतियां होती है, सिंपल सिंपल भाषाओं में छोटे छोटे खंड होते हैं, वो गिफ्ट करना चाहिए। बर्तन और ये दूसरे जो कपड़े लत्तों के जो व्यवहार हमारे समाज में तो सदियों से होते आए हैं, उससे हमारा तो कोई बहुत बड़ा भला नहीं होना है। तो एक अभिनव प्रयास हमने करना चाहिए कि देश के संविधान को हर हाथ तक पहुंचाना चाहिए। वो हाथ तक पहुंचेगा, आंखों से पड़ेगा, तब वो दिल में जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि देश के संविधान में उसके लिए क्या है।